हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप सब ने पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं आशा और कामना करता हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज पार्ट 1 होगा जिसमें हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातें जैसा मैं पढ़ाता हूं आपको पता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। कंसेप्चुअल चीजें होंगी, छोटी छोटी बारीक बारीक बातों से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास एक बेसिक क्लास है। ये हमारी खास सीरीज है यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए। यूपीएससी सीसेट में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से सवाल आते हैं और इस सीरीज के अंदर हमने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लगभग सभी टॉपिक कवर किए हैं। तो हमारी अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, वहां पे जाइए, आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स भी होता है। इस कोर्स में भी आपको लाइन अप करके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं और इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इन कोर्सेज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करेंगे हमेशा की तरह एक बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ, और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। एडुटैप ने यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन को समझने और आसान बनाने के लिए इस गाइड बुक को बनाया है। इस गाइड बुक में आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए, जैसे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको किस स्ट्रेटेजी से आपको प्रिपेयर करना चाहिए और कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। सारी जानकारी इसी गाइड बुक में है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के इसे जरूर डाउनलोड करिएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा, मजा आएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा बेसिक से समझते हैं पहले, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे सवाल पूछेगा, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाला बच्चा हो, जिसने एनसीईआरटी या दूसरी या कोई हायर एजुकेशन में पढ़ा हो, तो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी या सैम्पलिंग थ्योरी है वो, तो उसको इस चीज से रिलेट मत करिएगा। ये सीधा सा टॉपिक है, हमने भी पढ़ा है अपनी मास्टर्स में, सैम्पलिंग थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी और फला चीजें। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और यूपीएससी सीसेट के अंदर सवाल सीधे आते हैं, उसी हिसाब के उसी लेवल का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आमतौर पे यहाँ पे एक ही जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई that is equal to n of e divide by n of s। ठीक है, अब यहां पे इस फॉर्मूले को समझना जरूरी है। यहां पे जो p लिखा है, इस p का मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी। और इस e का मतलब है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है एनी ऑपरेशन which gives any operation which gives some well defined outcome, some well defined outcome। ठीक है, एक ऐसा ऑपरेशन जिससे हमें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलता है, वेल डिफाइंड। जैसे मैं कह दूं कि मैंने दीवार में सर मारा है ऐसे करके, अगर मैं लोहा नहीं हूं या मजबूत नहीं है तो दर्द होगा भाई। गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी हरकत करोगे आप तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है। लेकिन बहुत बार वो दो शब्द यूज कर लेता है, एक एक्सपेरिमेंट और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इनमें क्या अंतर है? तो एक्सपेरिमेंट तो वही होता है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अर्लियर। हम बता नहीं सकते कि पहले रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अर्लियर। हम नहीं बता सकते कि हमने कहा कि एक सिक्का उछाला गया भाई, अगर एक सिक्का उछाला गया, एक कोई नहीं टॉस्ड, तो दैट मीन्स कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही, बट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। शोले मूवी थोड़ा कि खड़ा हो जाएगा, नहीं, सिक्का खड़ा नहीं होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। यहां पे ई का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जो भी फेवरेबल उसे चाहिए। जैसे उसने कहा इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड।
टेल, यानी कि जो उसे चाहिए वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। और ये नंबर ऑफ एस का मतलब होता है एन ऑफ एस का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, क्या होता है? ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है जी, तो 3-4 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, कोई भी इवेंट होगा ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 में। 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी। ठीक है, और कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दैट इज इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे बोला गया कि जो राम है, या राम जी को क्यों बदनाम करे यार, हमारे प्रभु हैं, तो किसी और का नाम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा कि रवि है, रवि 2/3 केसेज में झूठ बोलता है, तो रवि के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 में से माइनस कर दो, तो रवि के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो जब भी किसी के होने की प्रोबेबिलिटी पता हो, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दो, या होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ना होने की पता है तो 1 में से उसको माइनस कर दो। तो यानी सम हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और इसी के बेस पे आप चीजों को निकालोगे। यहाँ पे बात समझ में आई? तो ये आपको पता हो। उसके बाद छोटी छोटी बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन के बारे में, परमुटेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। परमुटेशन तो यहाँ नहीं यूज होगा, बट कॉम्बिनेशन का आपको जरूर पता हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत जगह लगेगा यहाँ। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो भी ऑलरेडी डाली हुई है हमने, जाकर के पढ़ो भाई, तभी बेनिफिट होगा। वैसे आप देख लो कि NCR ये कॉम्बिनेशन के बेसिक फॉर्मूले होते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। NCn 1 होता है और NC0 जो है वो भी 1 होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। अब शुरू करते हैं लेक्चर को। आज 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे छोटे छोटे से, एक कॉइन का कंसेप्ट और एक डाइस का कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉइन के कंसेप्ट की बात करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी वगैरह हमने देख लिया है इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले बात होगी कॉइन्स के कंसेप्ट की। कॉइन्स में क्या होगा? देखो, कॉइन्स में सबसे पहली चीज तो समझते हैं कि अगर ये कॉइन है और हमें सैंपल स्पेस निकालना हो, जैसे अगर एक ही कॉइन टॉस होगा, ठीक है, तो सैंपल स्पेस 2 होंगे हमेशा। तो सैंपल स्पेस कॉइन के केस में अगर आपको निकालना है तो हमेशा 2 की पावर क्या लेना है? n। जितने कॉइन टॉस करोगे 2 की पावर उतनी आ जाएगी। जैसे एक कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 1 होगी, क्योंकि 2 ही सैंपल स्पेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा भाई। अगर 2 कॉइन टॉस करोगे तो जो सैंपल स्पेस होगा वो 2 की पावर 2 होगी, यानी कि 4। तो क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों हेड हो सकते हैं, या एक हेड दूसरा टेल, एक टेल दूसरा हेड और दूसरा टेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 की पावर 2 4, तो इस तरीके से 2 सैंपल स्पेस, 4 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। अगर आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाता है, जैसे कि 8, यानी कि तीनों हेड हो सकते हैं, या हेड हेड टेल हो सकता है, या हेड टेल टेल हो सकता है, या हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड टेल हो सकता है, या तीनों टेल हो सकते हैं, या 2 टेल 1 हेड हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है। तो ये 8 सैंपल स्पेस बनते हैं जब 3 कॉइन टॉस करोगे। तो ऐसे ही अगर 4 कॉइन टॉस करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाना है, 16। अगर 10 कॉइन टॉस करोगे तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, बट ये देखना है आपको। अब 10 कॉइन टॉस करके 1032 रिजल्ट बनेंगे। मैं दिमाग थोड़ा हिला है मेरा। अब बोलेंगे सर कैसा मजाक कर रहे हो, 1032 केस लिखना मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जब पॉसिबल नहीं है तो ऐसा सवाल भी नहीं पूछेगा, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है वो। ज्यादातर सवाल लिखने वाले केस में इन्हीं 3 से होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पेपर में, उन पर भी चर्चा करते हैं। जैसे पहला सवाल क्या है? 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least 1 head। कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब अगर 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 4, 2 की पावर 2, और वो क्या होंगे? या तो दोनों हेड, या एक हेड एक टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों
टेल, यही होगा भाई। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता, कि बन सकता है, नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बताओ। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या होंगे कि एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कि उतना तो हो ही हो, कम से कम। तो अगर कम से कम एक हेड होगा तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी एक से कम वाले केस हटा दो। तो यहां एक से कम यहां है, इसको हटा दो, ये केस भी होगा, ये केस भी होगा, ये भी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, 3, और सैंपल स्पेस 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 3/4। तो आपकी जो यहां पे प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 3/4। बात समझ में आई, क्या होगी, 3/4। क्लियर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at most 2 head. ठीक है, 3 कॉइन टॉस किए गए, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की। अब देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अगर 3 कॉइन टॉस होंगे तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो क्या हो सकता है, या तो तीनों हेड हो सकते हैं, या हेड हेड टेल हो सकता है, या हेड टेल टेल हो सकता है, या तीनों टेल हो सकते हैं। ठीक है, या 2 टेल 1 हेड हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हेड होगा, या टेल हेड टेल होगा। यही बनेंगे 8 केस। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 2 से ज्यादा वाले केस हटा दो, तो 2 से ज्यादा हेड तो यहां है, तो ये केस नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, क्योंकि उसमें एटमोस्ट 2 बोला है। अगर एटमोस्ट 2 बोला है तो इसमें 0 भी आएगा और 1 भी और 2 भी, 2 से ज्यादा वाला कोई नहीं आएगा। तो यहां पे ये केस भी आएगा जिसमें कोई नहीं है, वो भी आएगा जिसमें 1 है। ठीक है, और वो भी आएंगे जिसमें 2 है। ठीक है भाई, तो टोटल कितने बन गए, 7। तो 7/8, तो आंसर होगा 7/8। ठीक है, क्या आंसर होगा, 7/8। बात समझ पाए कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 5 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 3 head. वो कह रहा है कि 5 कॉइन टॉस किए गए, लेकिन 3 हेड होने चाहिए। तो वो 3 तो क्या है कि अब देखो ये 5 कॉइन टॉस कर दिए, 1 2 3 4 5। अब वो कह रहा है कि इनमें से 3 हेड आने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आ सकते हैं ना 3 हेड, तो जरूरी थोड़ा है। तो यानी कि 5 कॉइन टॉस कर रहे हो तो 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं आप। ठीक है, 5 में से 3 ऐड आने चाहिए। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या बनेगा, 5C3, और डिवाइड बाय सैंपल स्पेस 2 की पावर 5, क्योंकि 5 को इंटोस कर रहे हो। तो 5C3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। क्लियर है जी। अब देखो इसको सोल्व करोगे, ये सोल्व करने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, 5 को 3 टर्म्स तक ओपन कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो नहीं देखी, पहले वो देखो, फिर प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। तो और नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 × 2, और 2 की पावर 5 होता है 32। तो 3 से 3 कैंसल, 2 से गया 2, तो वो फिर ये 2 से गया 16, तो ऊपर बच गया 5, नीचे 16। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 5/16। ठीक है भाई, क्या होगा, 5/16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 coins are tossed simultaneously. What is the probability that if at least 3 heads be there? At least 3 यानी कि या तो 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 5। क्योंकि एटलीस्ट 3 का मतलब है कि 3 तो होने ही चाहिए। ठीक है, 3 तो होने ही चाहिए कम से कम। तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, या तो 5C3 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस क्या 2 की पावर 5, और का मतलब प्लस होता है, या 5C4 बाय 2 की पावर 5, या 5C5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 तो कॉमन ही ले लो सब में। ठीक है, तो यहां से 5C3 क्या होता है, 5 × 4 × 3 डिवाइड बाय 3 × 2, प्लस 5C4 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइड बाय 4 × 3 × 2, और 5C5 NCN 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये 4 3 5 कैंसिल हो गया, यहां से 3 से 3 2 से गया 2, तो ये 5 2 जा 10, और यहां से बचा 5, और इधर से बचा 1, और डिवाइड बाय 2 की पावर 35 32, तो 16/32। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/2। ठीक है, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/2। तो आप ऐसा करके इन सवालों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा यार पेपर में कॉइन्स वगैरह से, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट होगा वो डाइस का होगा। ठीक है, डाइस आपने देखी होगी सबने। ठीक है, जो डाइस होती है, डाइस के 6 फेजेज होते हैं। इस टाइप की डाइस होती है, जैसे ये एक डाइस है ना,
इस डाइस के कितने फेज हैं, 6 फेजेज हैं ऐसे करके, ठीक है। सब पे नंबर लिखा होता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर एक पीछे वाला 4 होगा, इधर वाला 5 होगा, इधर वाला 6 होगा, नीचे वाला कह लो, या अगर ये 3 है तो ये नीचे वाला 6 ले लो। तो इस तरीके से इस डाइस पे नंबर लिखे होते हैं। तो डाइस के कितने फेज होते हैं, डाइस के 6 फेजेज होते हैं। तो जब भी आप डाइस थ्रो करोगे तो डाइस से हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो डाइस के केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा हमेशा वो क्या बनेगा, जैसे कोइन के 2 ही फेस होते हैं तो 2 की पावर 1, तो डाइस के केस में कितना बनेगा भाई, अगर एक डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 1 6, अगर 2 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 2 36, अगर 3 डाइस 3 करोगे तो 6 की पावर 3 216, अगर 10 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 10। कौन लिखेगा इतना, ज्यादा से ज्यादा 2 ही थ्रो करता है और दोनों से आपको सैंपल स्पेस क्या मिलेंगे, 1 से 6 और 2 से 36। इतनी ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। बात समझ पाए कि नहीं। चलो अब यहां पे एक जो कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है वो होता है कि जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है ना, तो उसके दोनों जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है, कि एक डाइस थ्रो कर दी हमने कि एक डाइस ये है, ठीक है, एक डाइस ये है, इस डाइस को थ्रो किया, और दूसरी डाइस ये है, इस डाइस को थ्रो किया हमने, ठीक है। जब मैं दोनों डाइस को थ्रो करूंगा तो इधर से भी कोई नंबर आएगा और इधर से भी, तो इन दोनों नंबर्स का सम, ठीक है, सम आने के कितने, जैसे मैं बोलूं कि दोनों नंबर्स का सम 2 आने के कितने तरीके, कितने वेज से 2 आ सकता है, तो 2 सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, क्योंकि जब दोनों डाइस पे 1 1 आएगा ना, दोनों तरफ 1 1, तभी तो 2 बनेगा सम। ऐसे ही जैसे सम 3 आने के कितने चांसेस है, 2, क्योंकि पहली डाइस से 2 आया, दूसरी से 1, तब 3 बन सकता है, या पहली से 1 आ जाए, दूसरी से 2 आ जाए, तब 3 बन सकता है। ऐसे ही 4 आने के कितने चांसेस है, या तो पहली से 1, दूसरी से 3, पहली से 3, दूसरी से 1, या दोनों से 2 2 आ जाए, ठीक है। तो 5 आने के कितने चांसेस है, यहां पे लिख दिया है मैंने 4, 6 आने के 5, 7 आने के 6। तो एक चीज तो ये याद रखो आप, ठीक है। ये ध्यान कैसे रखना है, देखो कि 7 तक आपको एक चीज याद रखनी है कि 7 आने के उसमें से -1 कर लो, 2 सम आने के कितने वेज होते हैं, -1 1, 3 आने के 3 -1 2, 4 आने के 3, 5 आने के 4, 6 आने के 5, 7 आने के 6। अब 8 9 10 11 12 ये आने के 13 में से माइनस कर लो। जैसे सम 8 आने के कितने वेज होंगे, 13 - 5 8, 9 आने के 13 - 9 4, 13 - 10 3, 13 - 11 2, 13 - 12 1। बस इतना सा याद रख लेना, ठीक है। सवाल बहुत बार इन्हीं से बनता है। बात समझ में आई। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें, और छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है वही बता रहा हूं, ठीक है। चलो देखो सवाल कैसा पूछेगा। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 10। टोटल मोर देन 10, तो मोर देन 10 तो टोटल या तो 11 होगा या 12, क्योंकि डाइस पे नंबर ही 6 6 होते हैं ना, एक डाइस पे 6 नंबर, एक पे 6, तो 6 और 6 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो 6 और 6 मिला के 12, तो 12 से ज्यादा तो सम आ ही नहीं सकता, तो मोर देन 10 बोल रहा है, तो या तो 11 आएगा या 12। तो 11 आने के कितने वेज है, 13 - 11 2, और 12 आने के कितने वेज है 1, ये देख लो ना, यहाँ 11 आने के कितने वेज हैं 2, 12 आने के 1, तो टोटल कितने वेज बन गए, तो 2 + 1 3, और डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, क्योंकि 2 डाइस थ्रो हो रही है तो 6 की पावर 2, तो 3 डिवाइड बाय 36, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना होगा ये 1/12, ठीक है। क्या हो गया 1/12, बताओ सही है कि नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/12, क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of digit is a prime number. देखो सम आ सकता है 12 तक, ठीक है। तो 12 तक के प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है। तो ये सम आने के कितने, जैसे 2 सम आने के कितने वेज होंगे 1, 3 आने के कितने होते हैं 2, 5 आने के कितने होते हैं 4, 7 आने के कितने होते हैं 6, और 11 आने के कितने होते हैं 2। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, ये बताया तो था, ये देखो कि 7 तक -1 कर लो और उससे ऊपर 13 में से माइनस कर लो, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितने केस बन गए, 1 + 2 3 + 4 7 + 6 13 + 2 15, तो 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 2, तो 15/36, तो 3 से कैंसिल होगा 5/12, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 5/12 होगा, ठीक है। क्या होगा 5/12, बोलो हाँ कि ना, समझ पाए कि नहीं। क्या होगा राइट आंसर 5/12, कर सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट
देखो, two dice are thrown together. What is the probability that the sum of each numbers on the two faces is divisible by 4 और 6? तो सम जो है वो 4 और 6 का, अब भैया सम क्या क्या आ सकता है? सम 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वो कह रहा है कि जो सम है वो डिविजिबल बाय 4 और 6 होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबल ये 6 और इसके अलावा 4 का डिविजिबल 8 और या 12, और तो कुछ आ ही नहीं सकता ना, बाकी नंबर तो है ही नहीं। तो 4 आने के कितने चांसेस हैं? 3। 6 आने के कितने चांसेस होते हैं? 5। 8 आने के 5, 13 में से माइनस करेंगे 12 आने के 1, तो ये बन गया 14 वेज हो सकते हैं। तो 14 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस 6 की पावर 2, तो 14 बाय 36, तो 2 से गया 7 बाय 18। तो राइट आंसर क्या होगा? 7 बाय 18। क्लियर है भाई सबको? ठीक है। तो लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ना, स्लो देख लो, वीडियो को 2 बार देख लो, पुराने वाली वीडियोस देखो परमुटेशन। अब आप आए हैं सीधा इसी वीडियो पे, कैसे समझ आ जाएगा? मुश्किल है। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुश्किल नहीं है भाई, आसान है। इतना अगर पढ़ के जो मैंने बताया है ना, इतना अगर इतना पढ़ के भी आपसे ये सवाल ना हुआ तो फिर आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, ये हमारा कोर्स है 100 आवर्स का। ठीक है, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी कंसेप्ट क्लासेस देते हैं हर एक टॉपिक की, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल। साथ में पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर करते हैं। टेस्ट सीरीज में हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देते हैं। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं। इसके अलावा रिवीजन क्लासेस भी होती हैं जो कि लाइव होती हैं। वो रिकॉर्डेड है, ये लाइव है। और ये इस बैच की फैकल्टी है। ठीक है, और कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स खरीदने से कभी नहीं होता, लेकिन अगर कोर्स अच्छा हो, जहां टीम आपको एक मेंटर सपोर्ट दे, आपके साथ मेहनत करे, तो वहां आकर के तैयारी करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये कोर्स बेस्ट है हमारे तरीके से, आप इसको जरूर जांचिएगा, क्योंकि इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहले डेमो लगाइए, सारे फीचर्स देख लीजिए क्या क्या मिलेगा। जब आप संतुष्ट हों, आपको लगे कि शायद अब मेरी तैयारी एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है, तो कोर्स से जरूर जुड़िएगा। लेकिन ये वादा है कि हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से मेहनत करेगी आपके नैया पार लगाने में। लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलो तो मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करते रहा करो।